नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। तो चलिए बात कर लेते हैं अहम खबरों की। तो देश में कोरोना वायरस संक्रमण की चौथी लहर के सक्रिय होने की आहट से पहले ही योगी आदित्यनाथ सरकार एक्टिव है। प्रदेश सरकार राज्य कर्मियों के साथ ही उन पारिवारिक जन को लेकर बेहद गंभीर है। सरकार ने बीते 2 वर्ष में कोरोना वायरस से संक्रमित राज्य कर्मियों को 1 महीने का विशेष अवकाश देने का फैसला किया है। अब इतना ही नहीं, इन कर्मियों को परिवार के सदस्य के संक्रमित होने पर 21 दिन की छुट्टी मिलेगी। वित्त विभाग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। कर्मचारी के खुद कोरोना पॉजिटिव होने या जिस मकान में वो रहता है उसमें उसके साथ रहने वाले किसी व्यक्ति के भी कोविड संक्रमित होने पर कोविड जांच केंद्रों की रिपोर्ट प्रमाण के रूप में मानी जाएगी और उसी से विशेष अवकाश मिलेगा। इधर सपा मुखिया अखिलेश यादव यूपी विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार आगरा आ रहे हैं। वे ग्वालियर रोड स्थित नगला पद्मा में पूर्व राज्य मंत्री कोई बात नहीं समिति के अध्यक्ष अजय शील गौतम के आवास पर जाएंगे। उनका पूरा ये कार्यक्रम जारी हो गया है। करीब 4 घंटे तक वे आगरा में रुकेंगे। इस दौरान वे भीमनगरी महोत्सव हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही एक शादी समारोह के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि भीमनगरी महोत्सव में हुए हादसे में घायल पूर्व राज्य मंत्री और भीमनगरी आयोजन समिति के अध्यक्ष अजय शील गौतम से मिलेंगे। इसके साथ ही अन्य घायलों से भी मुलाकात करेंगे। वहीं शाम लगभग 6 बजे ताजमहल पूर्वी गेट स्थित एक होटल में जाएंगे, जहां वे राकेश चंद्र यादव की बेटी के शादी समारोह में शिरकत करेंगे, जिसके बाद रात 8:30 बजे सैफई के लिए प्रस्थान करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर जाने वाले पूर्व विधायक और सपा प्रत्याशी रोशन लाल वर्मा की बिल्डिंग और प्लॉट की जो नाप प्रशासन ने शुरू कर दी है। रोशन लाल के खिलाफ मिली शिकायत के बाद राजस्व की टीम ने दलबल के साथ बिल्डिंग और प्लॉट का नापजोख किया है, जिसके बाद एक वक्त बीजेपी को बागी तेवर दिखाकर सपा का साथ करने वाले रोशन लाल वर्मा अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार डर सरकार का नहीं बुलडोजर का है। देखिए रिपोर्ट। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। साहिर लुधियानवी की ये लाइनें हाल के बुलडोजर वाली सियासी कार्रवाई पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, क्योंकि इस बार योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के रडार में बगावत की प्रामाणिकता का फरमान ले जाने वाले शाहजहांपुर से पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा आए हैं। रोशन लाल वर्मा ही थे जिन्होंने यूपी चुनाव के दौरान बागी चिट्ठी को उस स्थान पर पहुंचाया था जिसके पहुंचने के बाद यूपी के सियासत की आबो हवा हिलोरे मारने लगी थी। रोशन लाल वर्मा ही वो सियासी दूत थे जिन्होंने बागी फरमान को आला कमान तक पहुंचाया था। फरमान पहुंचने के तुरंत बाद ही कई कैबिनेट मंत्रियों ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। रोशन लाल वर्मा ही वो सियासी दूत थे जिन्होंने बीजेपी को यमलोक तक पहुंचाने की साजिश रची थी, लेकिन फिर क्या हुआ? ना तो सावन सूखा और ना ही भादो हरा हुआ। बीजेपी फिर से सत्ता में आई और 9 नगद न 13 उधार में देरी किए बिना बागियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। इस बार नंबर है रोशन लाल वर्मा का। घर, बिल्डिंग, प्लॉट की नपाई शुरू हो गई है। राजस्व विभाग ने दल बल के साथ करीब 4 घंटे तक बारीकी से एक इंच तक इंची टेप से नाप डाला, क्योंकि राजस्व विभाग बिल्कुल इंतकाम का अंजाम दिखाने की तैयारी में है। शिकायत देखिए अतिक्रमण को लेकर के आई थी कि सरकारी जमीन पे जो है अतिक्रमण किया गया है, तो उसके लिए हम लोगों ने इसकी लिहाज, क्योंकि एक शिकायत और भी रहती थी कि जो हमारे यहाँ के लोकल लेखपाल वगैरह है उनके अलावा भी हम लोग जो है वो अन्य क्षेत्रों के लेखपाल को भी लेकर के आए। तो इसीलिए आज हमने जो है एक संयुक्त टीम बनाई है और 2 जगहों की हम लोग आज जांच कर रहे हैं, जिसमें एक संडा खास है और दूसरा ये जो प्रॉपर निगोई है। लेकिन पूर्व विधायक का कहना है कि सीएम योगी पर तो एतबार है, नाप करवा लीजिए। देखिए, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है। जो हमारे लोकल यहाँ के राजनीतिक विरोधी हैं वो ये सब करवा रहे हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, विनती है कि इसकी नाप विधिवत कराई जाए, जो नियमानुसार कराई जाए। अगर नियम कानून के तहत हमारी पुत्र वधू के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है नियमानुसार, तो मुझे कोई एतराज नहीं।
कार्रवाई हुई तो रोशनलाल वर्मा सीएम योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं ये सहारा भी बहुत है मेरे जीने के लिए, मैं अगर तुम्हारा नहीं तो पराया भी नहीं। जो यहाँ लोकल लोग हैं वो ये सब कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ऐसा काम गलत नहीं होने देंगे। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब तो तुम बेवफा की श्रेणी में हो, क्योंकि बीजेपी का कहना है तुम अगर मुझसे ना निभाओ तो कोई बात नहीं, किसी दुश्मन से निभाओगे तो मुश्किल होगी। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो एक तरफ मुस्लिम धर्मस्थल पर लाउडस्पीकर से अजान को लेकर बहस का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ हनुमान जन्मोत्सव के दौरान शोभा यात्रा पर पथराव होने से माहौल गर्म है। वहीं इस बीच लखनऊ से सटे जिले बाराबंकी में हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल देखने को मिल रही है। बाराबंकी जिला कारागार में मुस्लिम बंदियों के साथ 1 दर्जन से ज्यादा हिंदू कैदी भी रमजान माह में रोजा रख रहे हैं। जेल प्रशासन की ओर से इन रोजेदारों को बाकायदा इफ्तार भी कराया जाता है। अब मुस्लिम कैदियों के साथ हिंदू कैदी रोजा रखकर कौमी एकता की अनोखी मिसाल पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ सालों पहले जिला कारागार बाराबंकी में निरुद्ध करीब 200 हिंदू बंदियों ने मुस्लिम बंदियों के साथ रोजा रखकर एक नई शुरुआत की थी। तब से हिंदू बंदी जेल में रोजा रखकर हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल कायम कर रहे हैं। बाराबंकी जिला कारागार में इस समय करीब 1400 कुल कैदी है, जिनमें से एक बार रमजान के पवित्र माह में कुल 250 बंदी रोजा रखते हैं। इनमें से कई मुस्लिम बंदी ऐसे भी हैं जो नित्य रोजा रख रहे हैं। वहीं 15 हिंदू बंदी भी मुस्लिम बंदियों के साथ रोजा रखते हैं। करीब 250 लोग यहाँ पे रोजा रखे हुए हैं और उसमें 25 हिंदू भी हैं। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सभी लोग सद्भावपूर्वक रहते हैं और कई हिंदू भी रोजा रखते हैं और कई मोहम्मदन भी हैं जो कि नवरात्र में व्रत भी रखते हैं। इस तरह से माहौल है, जेल का माहौल एक अलग माहौल होता है, बिल्कुल सब भाई और भाई सब मिलकर यहाँ पे रहते हैं। तो किस तरह से ये माहौल एक संदेश देता है? बिल्कुल ये बहुत अच्छा संदेश देता है और बाहर भले लोग आपस में डिफरेंसेज हों, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और एक साथ मनाते हैं। उनमें कोई भी बैरभाव नहीं रहता है और बहुत अच्छा सद्भाव का नमूना है। आप देख सकते हैं जी। हमारे लगभग 250 बंदी रोजा रखे हुए हैं, जिसमें 15 हिंदू भी हैं। तो उनको जो है एक मीटिंग का भोजन भी दिया जाता है। बाकी उनके लिए जो प्रिस्क्राइब है आइटम्स रोजा रखने वालों के लिए, वो भी उनको दिया जा रहा है। योगी 2.0 के गठन के बाद लगातार प्रदेश अध्यक्ष की तलाश जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी ओबीसी चेहरे पर दांव लगा सकती है। हमारे संवाददाता अनूप गुप्ता से खास बातचीत की तो उनका कहना था कि संगठन का शीर्ष नेतृत्व इसका फैसला करेगा कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। वहीं श्रीकांत और दिनेश शर्मा को लेकर भी जब सवाल किया गया तो उनका यह भी कहना था कि दोनों कर्मठ है और वरिष्ठ है, अगर बनते हैं तो उनका स्वागत है। और भी क्या कुछ कहा इस दौरान आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश योगी 2.0 सरकार के गठन के बाद अब लगातार प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तलाश जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रदेश संगठन महामंत्री अनूप गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष का कमान सौंपा जा सकता है। इस वक्त खुद अनूप गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही इस पर खास बातचीत करते हैं। अनूप जी, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि संगठन में महामंत्री जो है अनूप गुप्ता जी, लगातार आप संगठन में सक्रिय रहे हैं और इस समय देखा जाए तो आप लखीमपुर से निर्विरोध एमएलसी का चुनाव भी जीते हैं। ऐसे में आपका नाम सबसे आगे चल रहा है? नहीं, ऐसी मेरी कोई जानकारी नहीं है कि मेरा नाम कहीं सबसे आगे इस दृष्टि से चल रहा है। मेरा मानना यह है सब गॉसिप्स हैं और भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कार्यपद्धति है और भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति के नाते से संगठन के अंदर कार्यकर्ताओं के बारे में लगातार कार्यकर्ता विकास प्रक्रिया के अंतर्गत विचार किया जाता है। किस कार्यकर्ता को किस रूप में आगे कहां ले जाना है, किस कार्यकर्ता से कैसी सेवाएं लेनी है और उस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम इसमें कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं। संगठन को इसका मौका देना चाहिए और यह पूरी तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय का विषय है। ये लोगों की बातों का विषय नहीं है, ना ये चर्चा का विषय है। ये एक प्रकार से सीधे सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा वो ही सबको जानकारी मिलेगी। ऐसी कोई गॉसिप, ऐसी कोई चर्चा
मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रही है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को देखा जाए पिछले 20 साल को, तो इस दौरान देखा गया है कि ब्राह्मण चेहरे लगातार प्रदेश अध्यक्ष का कमान सौंपा गया है और लोकसभा चुनाव में एक बड़ा बढ़त देखने को भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ऐसे में कैबिनेट से इस समय बाहर किए गए श्रीकांत शर्मा हो या उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हो, इनके नामों को लेकर भी लगातार अटकलें लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि ब्राह्मण चेहरे को भी एक बार फिर से कमान सौंपा जा सकता है। निश्चित तौर पर दोनों ही नाम, जिनकी नाम की चर्चा आपने की है, दोनों ही हमारे अति वरिष्ठ नेता हैं और दोनों का संगठन का अनुभव है, दोनों का अपना राजनीतिक अनुभव, सामाजिक अनुभव है और निश्चित तौर पर उन दोनों में से यदि कोई होता है तो पार्टी को यश मिलेगा और कीर्ति प्राप्त होगी, इतना ही कहूंगा। ये भी सवाल है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर घोषणा में काफी देरी देखा जा रहा है। ऐसे माना जा रहा था कि एमएलसी का चुनाव बाधक बना है, लेकिन अब एमएलसी का चुनाव समाप्त हो चुका है, एमएलसी भी चुने जा चुके हैं। लेकिन अब ये स्थिति कब साफ होगी, तस्वीर कब साफ होगी कि प्रदेश अध्यक्ष का कमान कौन संभाल रहा है? संगठन की अपनी एक सांगठनिक चुनावी प्रक्रिया है, सांगठनिक प्रक्रिया है और उस पद्धति के अनुसार संगठन अपने सभी संगठनात्मक दायित्वों के लिए एक प्रक्रिया के अंतर्गत संगठन का गठन करता है और उस संगठन के प्रक्रिया के अंतर्गत ही सारी प्रक्रिया चलेगी। मेरा मानना है इस संदर्भ में जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है और जो संगठन सही समय इसका विचार करता होगा उस समय सब पत्ते खुल जाएंगे और नाम हमारे माननीय अध्यक्ष का आप सबको पता लग जाएगा। बहुत धन्यवाद। ये थे प्रदेश संगठन महामंत्री अनूप गुप्ता का साफ तौर पे कहना था कि कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है और हमारे ऊपर शीर्ष नेतृत्व है जो इसका फैसला करता है और जो शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा उसमें हमारा भी समर्थन होगा। कैमरा रियाज के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। इधर हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र के डारा जलालपुर गांव में शोभा यात्रा में पथराव की घटना के बाद पुलिस खास सतर्कता बरत रही है। इसी क्रम में पुलिस प्रशासन ने कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र के मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में न केवल फ्लैग मार्च निकाला बल्कि पूरे इलाके पर ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है और ये ड्रोन कैमरे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आबादी वाले इलाके में पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है और ड्रोन कैमरे के माध्यम से इस पर नजर बनाए हुए हैं। शोभा यात्रा में पथराव की घटना के बाद से ही यह हाई अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है यहाँ पर और पुलिस लगातार यहाँ पर रिहायशी इलाकों में पहुंचकर फ्लैग मार्च निकाल रही है। जैसे कि आप जानते हैं 2 दिन पहले एक शोभा यात्रा में विवाद को लेकर थोड़ा सांप्रदायिक माहौल थोड़ा खराब हो गया था और ऐसे में कुछ असामाजिक तत्व इसका लाभ लेकर माहौल को और खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से आम जनता या आम जनमानस में शासन, प्रशासन और पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए और ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने के लिए ये फ्लैग मार्च जगह जगह निकाला जा रहा है और पुलिस की हर जगह गश्त और मूवमेंट मौजूद है। हाँ, मुझको कई लोग मिले हैं जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं, उनकी बातों को भी उनकी भी हम जांच कराएंगे और जो सही चीज होगी वही निकल के सामने आएगी। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा उपचुनाव कहां से लड़ेंगे ये अगले 1 से 2 दिन में फाइनल हो जाएगा। सीएम धामी ने उन सभी विधायकों और शुभचिंतकों का आभार जताया है जो सीएम के लिए अपनी विधानसभा सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब चंपावत विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं जहां पर सीएम धामी ने कहा कि सभी की भावनाओं से हाईकमान को अवगत करवा दिया है और इस पर हाईकमान को अंतिम निर्णय लेना होगा। इधर उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण ध्वस्त को लेकर राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने ऐसी कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया था और इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में धार्मिक उन्माद फैलाने वाले और अवैध कब्जाधारियों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर इस तरह की कोई बात आती है तो उस पर जांच होगी। हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो।